ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, होली आप सबको बहुत शुभ हो। रंग खेलने का अवसर है, महारंग है, पूर्णिमा की सुबह उदय तिथि है, चंद्रमा का जन्म दिवस है। जी हाँ, चंद्रमा चंद्रदेव जिनको हम देखते हैं नित्यपति, उनका जन्म दिवस है। अनसुईया के गर्भ से इस दिन जन्म लिया उन्होंने, तो कहा जाता है भगवान चंद्रदेव को इस दिन पूर्णिमा के दिन उनको अर्घ देना चाहिए। थोड़ा शंख में जल लेकर, दूध लेकर ओम चंद्रमसे नमः, ओम शांग श्रीं शौं चंद्रमसे नमः, इसके द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप देखें तो आपकी राशि में विशेष तौर पर गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो गया है और ये बहुत शुभ है आपके लिए। बृहस्पति से दृष्ट होगा, सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति लाभ वाले भाव में चंद्रमा को देखकर सुंदर रूप से 3-4 दिन के लिए तो बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। लाभ के योग अच्छे से मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं। इसका उपयोग आनंद भाव से कीजिए, समय का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। होली का सुंदर पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए शाम जो है वो भी कहीं ना कहीं से नए रास्ते बनाती दिखाई देगी। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी से आपके लिए आने वाले के योग बना रही हैं। होली भी आनंद से खेलें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, होली दरिद्रता से खेलते हैं, तो दरिद्रता ही घर में आएगी। साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करें, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पुराने कपड़े निकाल के लाएंगे होली खेलने के लिए। अरे महालक्ष्मी का पर्व है, पूर्णिमा है, भगवान का सुंदर उपासना करने का प्रयास। पहली होली भगवान के साथ ही खेलो। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम समझाएं आपको, तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा थोड़ा सा मीठा जल लेकर, जल में मीठा डालकर, थोड़ा सा अष्टगंध इत्यादि डालकर, सुंदर रूप चंदन इत्यादि डालकर भगवान के ऊपर उस जल को अर्पित करें। लाल पुष्प भगवान को अर्पित करें। गुलाब के फूलों से होली खेलने का प्रयास करें, सुंदर रूप से खेलने का प्रयास करें, और ये होली आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रह सकती है। तो इस प्रकार से होली खेलना आपके लिए सब प्रकार शुभ है। एक बात और ध्यान रखें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं हम आपको, इस दिन अशोक व्रत है। आपकी राशि कहती है मिट्टी से होली खेलो। अशोक व्रत विष्णु धर्मोत्तर एक ग्रंथ है, उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे यदि आप मिट्टी में, जल में मिट्टी मिलाकर उससे स्नान करते हैं और थोड़ी देर अशोक के पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी एंजाइटी, वरीज, जो जितने की मेंटल स्ट्रेस, वो उस ग्रह के प्रभाव को ठीक करने के लिए सुंदर काम करता है। और हम तो दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर चलाते ही हैं, BNYS डॉक्टर हूँ, तो आप मैंने देखा बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मड थेरेपी एक अपने आप में थेरेपी है, लेकिन हमें मनोमस्तिष्क में डाल दिया गया, अरे मिट्टी से होली खेलने वाले तो अनपढ़ गंवार होते हैं। अरे भाई, अनपढ़ गंवार नहीं होते, शास्त्र प्रमाण दे रहा है और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है। मड थेरेपी आज बाबा रामदेव भी करा रहे हैं। लोग हजारों रुपये खर्च करके अपने चीज़ों को अपना रहे हैं, तो आप सोचें कि मिट्टी की होली कहीं गलत नहीं है। कुछ लोगों ने आपके मन में भ्रांति डालने का प्रयास किया, उसको हटा दीजिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, चैत्र का महीना आरंभ हो रहा है। वर्ष के अंतिम, संवत के अंतिम 15 दिन आरंभ हो रहे हैं। बुध इस दिन वक्री होने जा रहा है। बुध आपके बुद्धि भाव में बैठे हैं कमज़ोर अवस्था में, और वो वक्री हो जाएंगे तो बुद्धि और ज़्यादा आपको नेगेटिव तरफ ले जा सकती है। पॉजिटिव रखिएगा, उस स्थिति को, बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाए। बात का ध्यान रखें, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। शनिवार का अवसर है और शनि वैसे ही अस्त चल रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छोटे बंद महासुख कोई। तो इसको अपनाइए। बुध नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि थोड़ी सी गलत, सीधी तरफ चलने के बजाय उल्टी तरफ चल सकती है। 16 तारीख रविवार का अवसर, आश्रम पे यज्ञ भी होता है इस दिन। नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन करेंगे, उसमें आप भाग ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो इस दिन राहु महाराज बृहस्पति के घर में बैठकर बृहस्पति के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे चतुर्थ चरण में। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, राहु का बृहस्पति का संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। बुद्धि में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं और ज़्यादा वहाँ चंडाल चौकड़ी लग गई है ग्रहों की। शनि महाराज जो है अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे होने वाले हैं, बुध अस्त हो ही गए हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है। बुध अगले दिन नेगेटिव होंगे, वो अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। आश्रम में हमने राहु ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, उस दिन इस मंत्र की 108 आहुतियाँ कराई जाएंगी। आप अवश्य करें, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाकर लाइव देख सकते हैं, यज्ञ में भाग लेकर यज्ञ भाव को, मंत्रों को सुन सकते हैं। उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव योग हटेगा बिल्कुल। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त बन रहा है।
मूलाष्टक समाप्त होने के बाद पहला मुहूर्त है, इसका लाभ ले सकते हैं नए कार्य आरंभ करने के लिए। 17 तारीख सोमवार का दिन है, तृतीया तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध अस्त होने जा रहे हैं, साथ साथ भद्रा का योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में जो बुध के अस्त होने से थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव जो है ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। कोई भी कार्य आरंभ करते हुए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ऐसे में सानिध्य लें, किसी अच्छे से विचार, हर कार्य को विचार करने के बाद करें। जल्दबाजी जिद में अड़कर कोई न कार्य करें। इस राशि में दृष्टिकोण से इस वक्त क्या है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं कोई उत्पात मचाने को तैयार बैठे हैं और हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छा है कि इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। आपके चंद्रमा परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंच गए हैं, ये जुर्माना नुकसान करा सकते हैं। रूल्स को फॉलो करते हुए कार्य करें। कहीं बाहर तैयार खड़ा हो सकता है, साथ में हाइट देकर, रास्ता देकर आ जाओ भाई साहब, तो लाल बत्ती जंप करके आए हो, साइड में पकड़ लिए जा सकते हो। तो इसलिए रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उपाय के तौर पर बुद्धि के देवता गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। गणेश चतुर्थी है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, उनका अभिषेक करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। देखिए मंगल और चतुर्थी अंगारक चतुर्थी बन गई और आने वाले टाइम में मंगल होने जा रहे हैं आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो है नेगेटिव, भाग्य में जाके बैठेंगे और 2 महीने कम से कम 2.5 महीने नेगेटिव रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, मंगल का उपाय कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस समय में इस दिन अंगारक चतुर्थी के शुभ योग पर रखा है सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला। अवश्य आपको उसमें भाग लेना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ श्रवण करना चाहिए। खुद भी घर में बैठ के करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम में जो कार्यक्रम रहता है, भंडारा भी रहेगा, सब कार्यक्रम रहेगा, तो आप उसका लाभ लीजिए अवश्य भगवान की कृपा से। ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं और देवयोग से ज्योतिष ने इसी का लाभ लिया है। कोई ग्रह खराब होने वाला था उससे पहले भगवान रास्ता दे देते हैं। देखिए अंगारक चतुर्थी का योग बना दिया, नहीं बना दिया। अंगारक चतुर्थी किस लिए की जाती है? मंगल के तमाम दोषों को हरने के लिए। मंगल क्या दोष होने वाला है? मंगल होने वाले नीच के। इस वक्त नीचाभिलाषी चल रहे हैं और आपके भाग्य में जाकर नीच के हो जाएंगे। भाग्य को सपोर्ट करने के बजाय भाग्य थोड़ी स्थिति खराब करेगा। और ऐसे में ग्रहों का स्थिति देखिए, शनि महाराज अस्त हो गए। शनि महाराज सूर्य के साथ, बृहस्पति राहु की और सूर्य की युति, राहु के कारण से बुध अस्त और शुक्र अस्त। तो इन सब के दृष्टिकोण से ये सब उपाय जो आपको बताए जा रहे हैं अवश्य करना चाहिए। 19 तारीख का दिन बुधवार का पंचमी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं सुबह हल्की होते होते शाम को दोपहर आते आते कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता बन सकता है। बृहस्पति के सम्मुख आके चंद्रमा बैठ जाएंगे, आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे चंद्रमा 2 बजे के आसपास। ये आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन समय रहेगा। लेकिन शुक्र उस दिन अस्त हो जाएंगे। उच्च के शुक्र आपके पंचम भाव में बैठकर जो बहुत सारी चीज़ों को आपको 2-3 महीनों से सपोर्ट कर रहे थे वो भी अस्त होने जा रहे हैं। गौ पूजन करना चाहिए और विशेष तौर पर गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। इस दिन श्रीरंग पंचमी है, भगवान कृष्ण का पूजन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बना हुआ है आपके लिए। ये कई मामलों में आपकी रक्षा करने के, नेगेटिव होते हुए भी ग्रहों का प्रभाव आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। बस मन को साध लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जब नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्य में दिक्कत आती है। दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, कल्याण होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है।
लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है, जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है, वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए, और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्य काल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में
सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।